आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिजोल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बेटा हम लोग एंट्रीज ही पढ़ेंगे आगे, जो हमने एंट्रीज ज़्यादा ख़त्म करी थी उसके बाद आगे हम लोग एंट्रीज पढ़ेंगे। आज हम जो एंट्रीज पढ़ रहे हैं वो है लायबिलिटी जो पार्टनर ने डिस्चार्ज कर दी है। कोई भी लायबिलिटी जो पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है उसकी एंट्री होती है। जब भी हम लायबिलिटीज़ तो डिस्चार्ज करेंगे तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि जो भी लायबिलिटी डिस्चार्ज की जा रही है उसमें रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है, और पार्टनर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए पार्टनर का अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए पार्टनर है पवन, उसने क्रेडिटर्स को पे किया 4000 रुपीज़। पार्टनर पवन ने क्रेडिटर्स को पे किया। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ को जब भी पे करेंगे रिलेशन अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर ने पे किया, पार्टनर कौन है यहाँ पे? पवन। तो पवन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4000 रुपीज़। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। पार्टनर सी एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। सी ने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हुआ। तो वाइफ का लोन तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी पेड होगी तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर पे करेगा उसका अकाउंट आपने क्रेडिट करना है और रिलेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है जब भी कोई लायबिलिटी जो है पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे जब सेटलमेंट किया जाता है लायबिलिटीज़ का, यानी कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, इनकी जब हम सेटलमेंट करेंगे बदले में कैश नहीं दे रहे, बदले में एसेट दे रहे हैं। जब कोई भी क्रेडिटर एसेट लेके चला जाता है, अपनी लायबिलिटीज़ को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं एसेट्स के थ्रू, तो हम कोई एंट्री उसमें नहीं करते हैं। उनको मशीनरी दे रहे हैं, एसेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा नो एंट्री। और जब यहाँ पे देखिए दूसरा केस जहाँ पे क्रेडिटर्स को हमने टू बैंक या कैश अकाउंट 2000 रुपये। यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना हम कैश में पे करेंगे उसी की एंट्री करेंगे। कोई भी लायबिलिटीज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम जितना कैश में पेमेंट करेंगे उसी का अमाउंट हमने यहाँ पे लिखना है। अगर हमने उसके बदले लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए उसको हमने एसेट दे दिया तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। एसेट मतलब फिक्स एसेट्स, कैश के अलावा हमने कोई भी एसेट उसको दिया तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। केवल जितना अमाउंट हम लोग पे करेंगे उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में होगी। रिलेशन एक्सपेंसेस या रिजोल्यूशन कॉस्ट। अब ये होता है कि जो रिलेशन एक्सपेंसेस है कौन पे कर रहा है? रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है कि पार्टनर पे कर रहे हैं? अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म के बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से अफेक्टेड होगा। तो जब भी फर्म पे करेगी रिलेशन एक्सपेंसेस तो वो कैश से या बैंक से पे करेगी, इसलिए उसका कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक जो है वो कम हो जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस है, खर्चा है, रिलेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस जो है पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पर। एक्सपेंसेस तो फर्म नहीं पे करने थे लेकिन पार्टनर ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पर, तो पार्टनर को ये जो पैसा पार्टनर ने स्पेंड किया वो पार्टनर को वापस मिल जाएगा फर्म से, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये जो एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन के फर्म के लिए खर्चे हैं एक्सपेंसेस, इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी जो पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पर।
नेक्स्ट देखिए, जब पार्टनर कोई रिजोल्यूशन वर्क कैरी करता है, कोई पार्टनर रिजोल्यूशन का वर्क आगे कैरी करता है तो उसको कुछ कमीशन या रेमुनरेशन मिलता है। तो जो रेमुनरेशन मिलता है तो वो तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी जो रेमुनरेशन मिलेगा तो एंट्री कर देंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो रेमुनरेशन है पार्टनर को मिल रहा है इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, और फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कभी कभी सेंटेंस बोल देता है कि जो भी रिलेशन एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टनर बेयर करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कौन बेयर करेगा तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर रही होगी। अब यहाँ पे बता दिया कि रिलेशन एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर बेयर करेगा। तो अगर रिलेशन एक्सपेंसेस होता है और पार्टनर पे कर रहा है तो उसका हम एंट्री नहीं करेंगे, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। और अगर ये पैसा पार्टनर ने पे करना था लेकिन फर्म ने पे कर दिया तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल में देखिए, जो रिलेशन एक्सपेंसेस है किसने बोन करने हैं, ए ने बोन करने हैं। मतलब ए बियर करेगा रिलेशन एक्सपेंसेस और उसको क्या चीज़ दे दिया, ही विल बी पेड ₹70,000। इसके लिए उसको अमाउंट दे दिया, इसके लिए इसको अमाउंट दे दिया 70,000 रुपीज़ उसको हम पे कर रहे हैं। पहले ही विल बी पेड, उसको इतना रुपया दिया जाएगा बोन करने के लिए। तो इसकी जो पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 70,000। जो ये बेयर कर रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसको जितना रुपया दिया जाएगा वो उसको मिलना चाहिए। तो उसके कैपिटल अकाउंट पे हम क्रेडिट कर देंगे 70,000 से, और फर्म के रिलेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 70,000 से। अब ये जो बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड बाय ए ने इनकर्ड किए हैं ये, और वो 1,20,000 है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हम कोई एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हुए वो ए ने बियर करने थे और ए ही खर्च कर रहा है पैसे। जो एक्सपेंसेस का पैसा है वो ए ही पे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसको बियर करने के बदले में हम उसको 70,000 दे रहे हैं। सिर्फ जितना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं ए को करेंगे पेमेंट, उसके लिए एंट्री कर देंगे 70,000 की। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, उसको रेमुनरेशन दिया, पार्टनर ए है उसको हमने रेमुनरेशन दिया 9,000 का, अलाउड है रेमुनरेशन ऑफ 9,000। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जितना हमने इसको रेमुनरेशन दिया है, ये पहली एंट्री। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए 4,000 के, लेकिन वो पेड किसने कर दिए था, फर्म ने पेड कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पेड किसको करने थे, उसको ए ने पे करने थे, ए बियर करना था, ए ने बियर करने थे रिलेशन एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस हुए वो फर्म ने पे कर दिए। अब फर्म जो है ये पैसा ए से वसूल करेगी, तो जब ए से वसूल करेगी तो ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है फर्म के पास से टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज़। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे दो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एग्जांपल थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। पार्टनर है ए, उसको कमीशन दे रहे हैं 10,000 का, और अलाउड है कमीशन ऑफ 10,000। तो पहले तो इसकी एंट्री आप लोग कर दीजिए। जब भी कमीशन दे रहे हैं उसको पार्टनर को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लिख देते हैं।
इसका पहले एंट्री इसकी कर देनी है। तो यहाँ देखिए, ही विल बियर द रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए थे 12,000 के, किसने पेड किए? ए ने पेड किए। लेकिन ये जो these expenses were paid by A by drawing cash from the firm, तो ए ने पे कर दिया था 12,000 रुपीज़, लेकिन इसके लिए उसने ड्राइंग्स कर ली बैंक फर्म से। जब ड्राइंग्स करते हैं फर्म से तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म के यहाँ से पैसा चला गया टू कैश अकाउंट। कितना था? 12,000 रुपीज़। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बोला पार्टनर ए वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एट ए कॉस्ट ऑफ 4,000, मतलब उसको हमने अपॉइंट किया है और हमने कितना पैसा दे रहे हैं? 4,000। तो इसका पहले एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट है 4,000 रुपीज़, 4,000 आ जाएगा। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस ये जो दिया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। इसमें ये नहीं बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है कौन बियर करेगा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन नहीं होती है कौन बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म बियर करती है। इसलिए टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख सकते हैं 3,000, और खर्चा हो गया फर्म के लिए तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000। ये जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों की कौन बियर कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में साफ क्लियर है कि पार्टनर जो है बियर करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो पार्टनर ने ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अपनी जेब से देने थे और उसने ये पैसा दिया ज़रूर, लेकिन वो पैसा कहाँ से विड्रॉ करके दिया? फर्म के कैश में से दिया। तो जब फर्म के कैश में से दिया, इसलिए हमने ये पैसा उससे वापस ले लेना है। तो कैपिटल अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से फर्म के यहाँ से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ नहीं बताया कौन बियर कर रहा है। जब कोई नहीं कुछ नहीं बताता कौन बियर कर रहा है तो मान लेते हैं कि फर्म ने ही बियर करना है और फर्म जो है पे कर देगी रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो उसका एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड जो कुछ केसेस है उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हमने, इसमें देखा पार्टनर ए है, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे 10,000 का। तो आप जानते हैं जब भी रेम्यूनरेशन देंगे उसको, पार्टनर को रेम्यूनरेशन जब भी देंगे तो उसका एंट्री हम लोग कर देते हैं। बट यहाँ पे देखिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अलाउड किया 10,000 का, लेकिन जो ए है वो स्टॉक लेके चला गया। उसको रेम्यूनरेशन मिलना था 10,000 रुपये का, हमने कैश नहीं दिया, हमने उसको स्टॉक दे दिया। इसका मतलब हमने उसे जो है एसेट दे दिए। एसेट देने से यहाँ पे कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो है आप कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, पार्टनर को भी कुछ और नहीं मिलेगा। तो पार्टनर ने एसेट लेके चला गया है अपने रेम्यूनरेशन के बदले में, तो अब उसको कुछ भी हमने नहीं देना है, इसलिए कोई एंट्री हमने उसकी नहीं करनी है। अब दूसरा केस देखिए, ये सेम है यहाँ से यहाँ तक। पार्टनर ए है, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 10,000 रुपीज़ का, और वो जो है सारे एक्सपेंसेस बियर भी करने हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ए बियर करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन किसने पे कर दिया? बी ने। तो सबसे पहले जो आप एंट्री करेंगे तो पहले जितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए 10,000 रुपये का, उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ₹10,000 का जो रेम्यूनरेशन पे करेंगे उसका एंट्री हो जाएगा। ये रेम्यूनरेशन की एंट्री है, और जो एक्सपेंसेस है वो बी पे कर रहा है, लेकिन पे किसको करने थे? ए को। तो ए से वसूल कर लेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
और बी को दे देंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना भी रिलायंस एक्सपेंसेस होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तीसरा केस देखिए, थर्ड एग्जांपल, डेबिटर 8000 के, डेबिटर्स ने हमको पैसा देना है 1000, वो एग्री करते हैं कि वो सारे रिलायंस एक्सपेंसेस जो है वो पे कर देंगे फुल सेटलमेंट में, यानी कि डेबिटर्स अब हमको कोई पैसा देने वाले नहीं है और जो रिलायंस एक्सपेंसेस होगा उसका पैसा हमने नहीं देना है, फर्म ने नहीं देना है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके एसेट से ट्रेड ऑफ हो गए। जब भी कोई एसेट ट्रेड ऑफ होता है किसी एक्सपेंस के रिलेशन में तो एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ भी कोई एंट्री नहीं करेंगे और यहाँ भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा था, यहाँ पे करने थे ए को और बी ने पे कर दिया, इसलिए ए से वापस ले लिया और बी को दे दिया। ए से वापस लिया तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, बी को दे दिया तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जो ए को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसके एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे सेकंड केस में। तो हम लोग करेंगे सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो हैं जो बुक्स में अभी नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में ये एसेट्स नहीं थे। अब ये एसेट्स आपने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिए थे पहले, अब जो है इनकी कुछ वैल्यू आ गई है, हमने इनको सेल कर सकते हैं, इनसे कुछ पैसा रियलाइज कर सकते हैं। तो अगर हमने इनको बाजार में बेच दिया, पैसा रियलाइज किया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर इसको लेके चला जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दोनों ही केसेस में रिलेशन अकाउंट जो क्रेडिट होना है, क्योंकि ये फर्म को पैसा मिल रहा है, फर्म को फायदा हो रहा है, तो ये रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। टाइपराइटर था जो आपने कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब उसकी वैल्यू 0 मान ली थी। अब वो रिलाइज कर रहा है 400 रुपये, 400 रुपीज़। कितना रिलाइज कर रहा है? 400 रुपीज़। और वो कौन लेके चला गया? प्रिया लेके चली गई 25% लेस पे। तो हम 400 का 25% निकाल देते हैं, जो कि हो गया 100 रुपीज़। यानी जो प्रिया लेके जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी 300 रुपीज़। तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट। जब कोई एसेट लेके गया पार्टनर, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपीज़, यानी कि हो गया 400 माइनस में 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। जो आपने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया वो 400 माइनस 100 कर देंगे, 300 आ जाएगा। पार्टनर एसेट लेके चला गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए 100 शेयर्स थे दूसरे एग्जांपल में, उसके वैल्यू हमने कितने पे खरीदा था? 2000 रुपये पे। उसका कोई मतलब नहीं है कितने पे परचेज किया है, और उसको हमने कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था। इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 थी बुक्स में। अब उस शेयर्स जो है वैल्यू कितने पे वैल्यूट कर रहे हैं? 6 रुपीज़ पे। तो शेयर्स कितने थे? 100। एक की वैल्यू 6 रुपया, यानी कि टोटल हो गया 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ को 2:1 में बांट दीजिए, पारस को और प्रिया। तो 2:1 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये 200। जब वे एसेट्स देते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर का अकाउंट डेबिट करते हैं, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट हमारा बिक रहा है, पार्टनर लेके जा रहे हैं तो हमको फ़ायदा हो रहा है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 400, 200 और 600। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों की, जो एसेट है वो किस प्राइस पे एक्वायर किया उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो कितने उसकी वैल्यू हो रही है, कितने पे बेचा जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस है। उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जिस रेशियो में बताया हुआ है पार्टनर्स के लिए।
तो 600 100 शेयर्स थे, 6 रुपये का ईच है, 600 हो गया। 600 को 2:1 में बांट देना है, 600 को 2:1 में ब्रेकअप कर दिया तो हमारे पास आ गया। हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज्ड 5500। तो फर्नीचर रियलाइज्ड हो गया है, रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। फर्नीचर रियलाइज्ड हो गया तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फायदा हो रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड टू पार्टनर नितिन। सोल्ड कर दिया मतलब बेच दिया तो पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा मिल गया कितना 3000। यहाँ देखिए अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर टेकन ओवर बाय पार्टनर नितिन। तो पार्टनर लेके गया है, पैसा सोल्ड नहीं किया, सोल्ड करने पे पैसा मिल जाएगा तो पार्टनर को एसेट लेके जाएगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए फर्म की गुडविल थी, रियलाइज्ड हो गई 30,000 रुपया, मतलब गुडविल से 30,000 रुपये मिले फर्म को। पैसे मिलते हैं, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, टू रियलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि फायदा हो रहा है 30,000। तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पेमेंट करना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। अभी तक आप लोग एसेट का कर रहे थे, यहाँ तक हमने एसेट किया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, और जब भी पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 3200 से, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3200 टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं इसलिए टू बैंक में जाएगा, पैसा जा रहा है आपके पास से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यह भी देखिए हमने पे किया 40,000 कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो ये भी टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 40,000, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है 2,000 रुपये का, जो भी पे करना है पे करने हैं तो ये भी जो है आपका टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 2,000 रुपया, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बच्चों ध्यान से, जब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, जब हम कोई चीज़ बेच रही है तो पैसा आ रहा है उसका तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जा रहा है, और जब कोई हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है, और रियलाइजेशन अकाउंट उसी हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर गेन हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी वाली एंट्री देख लीजिए, बिल रिसीवेबल 3000 के, हमने बैंक से डिस्काउंट कर 2800 के, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर पे अब फर्म को पैसा पे करना है तो बैंक जो है हमसे 2800 नहीं लेगा, वो हमसे 3000 लेगा जितने का बिल था, तो बैंक लेगा तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 3000, नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमसे 3000 लेगा 2800 नहीं लेगा। डिसऑनर होने पे पूरा पैसा हमको पेमेंट करना है बैंक को, तो हमने बैंक को पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, और हमारा एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है डेबिट हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट या लॉस होता है रियलाइजेशन पे, उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है, और वो जो है प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है।
अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट के केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो रिलायंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, तो उस हिसाब से रिलायंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए लॉस था रिलायंस पे 42,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टनर ए और बी में। जब लॉस हो जाता है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो गया। लॉस की केस में रिलायंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो ये 42,000 है इसको हम बांट देंगे 3:4 में, 3:4 यानी कि 7 6 3 18,000 और 6 4 24,000। तो एक में आएगा 18,000, एक में आएगा 24,000, टोटल हो गया 42,000। ये तो लॉस था बच्चों। अगर लॉस की जगह प्रॉफिट दिया होता है यहाँ पे हम प्रॉफिट मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट दिया होता है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और रिलायंस अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो अमाउंट वही रहता 42,000, और इसमें 18,000 और 24,000। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लॉस होता है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट होता है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट होने पर पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होने पर पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बेटा हम लोग करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब ये लायबिलिटीज में दिए होंगे आपको, जैसे रिजर्व फंड दिया होगा, जनरल रिजर्व दिया होगा, या क्रेडिट बैलेंस दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या फिर वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा। ये सारे जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर को दिया जाता है ये। तो पार्टनर का क्लेम है इसके ऊपर, पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो भी चीज़ें हम ट्रांसफर करेंगे ये सब डेबिट हो जाएंगे, चाहे वो रिजर्व फंड हो चाहे जनरल रिजर्व हो, सब डेबिट हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा इस हिसाब से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो एसेट साइड पे कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हो सकते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तब भी हम उनको जो है एसेट साइड पे दिखाते हैं। वो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जैसे हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो हम एसेट साइड पे दिखाते हैं, और जो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हम जो है एसेट में दिखाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का अकाउंट जो है यहाँ डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, और जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब आता है बात बेटा पार्टनर्स लोन के ऊपर। जब पार्टनर्स का लोन है तो उसका हमने पेमेंट करना होता है। पेमेंट हम टू बैंक से करते हैं। जब भी पेमेंट करना है टू बैंक लिखना है। पार्टनर का लोन जब भी पे करेंगे बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, टू बैंक लिखेंगे और पार्टनर के लोन को डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा। अब जो बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि कार्तिक का लोन था 12,000 का, उसको पेड कर दिया तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो ये एंट्री हो जाएगी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपये। ये तो एग्जाम्पल 1 है, उसकी एंट्री है। अब एग्जाम्पल 2 में देखिए, पार्टनर कार्तिक है, उसका लोन है 12,000, वो सेटल्ड हो गया 11,000 पे, यानी कि 1,000 का फायदा हो रहा है। तो जब फायदा होता है तो वो रिलेशन अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड पे, तो एंट्री हो जाएगी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कार्तिक का लोन तो पूरा लिख देंगे 12,000, बैंक में पेमेंट किया 11,000 और 1,000 का कायदा हो गया। तो इसलिए देखिएगा जब भी लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से जाना है, बैंक को क्रेडिट करना है, पार्टनर के लोन को डेबिट करना है। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना लोन है उतना पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है। अब हमने करना है लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट एंट्री होती है जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। और जब फिक्स्ड होता है तो आप जानते हैं एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो बैलेंस जो है यहाँ से पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो भी बैलेंस करंट अकाउंट का आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो सेटलमेंट होगा वो टू कैश या बाय बैंक, टू कैश या बैंक लिख सकते हैं और इस साइड पे बाय कैश या बैंक के थ्रू सेटलमेंट होता है। इसी ध्यान रखिएगा, पहले करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता है आपका कैपिटल अकाउंट में। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा वो कैश या बैंक से सेटलमेंट होगी। कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट बैंक या कैश से सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो टू कैश या बाय टू बैंक लिख सकते हैं या फिर इधर भी आ सकता है बाय कैश या बैंक। जिधर भी डिफरेंस रहेगा उधर हम लोग लिख देंगे। तो ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स जो है वो बैंक या कैश के थ्रू होती है। अगर करंट अकाउंट भी बन रहा है तो करंट अकाउंट में कैश और बैंक नहीं लिखेंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जो भी बैलेंस करंट अकाउंट का है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप और इसका जो बैलेंस आएगा वो कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो पहले देखिए क्रेडिटर्स दिया हुआ 20,000 रुपीज़ का। अब क्रेडिटर्स के बारे में कैसे सेटलमेंट करेंगे इसका अकाउंट को हमने देखना है। क्या बोला हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट है जो क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। 7,000 के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफिस इक्विपमेंट 3,500 रुपये पे और बाकी का पेमेंट चेक से कर दिया, बैलेंस पेमेंट किया। यानी कि जो 20,000 के क्रेडिटर्स थे टोटल, उसमें से 7,000 के क्रेडिटर्स तो चले गए, तो बचे कितने आपके क्रेडिटर्स 13,000 के। और यहाँ पे जो 7,000 क्रेडिटर्स हैं वो 3,500 के, 7,000 क्रेडिटर्स में से 3,500 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने पेमेंट कर दिया है, उनको हमने ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया 3,500 रुपये का। तो बाकी जो अमाउंट बचा है 3,500 तो हमने किस पे पेमेंट किया, चेक से। ये हमने चेक से पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्रेडिटर्स डिबेंचर भी लेके गए हैं। डिबेंचर आपने पहले रिटर्न ऑफ कर रखा था कम्प्लीटली, लेकिन अब उसकी वैल्यू 8,000 रुपये है। जो 8,000 के डिबेंचर्स हैं वो भी लेके गए हैं, तो 8,000 रुपये के डिबेंचर्स माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 5,000। जो बैलेंस बचा वो 5,000 रुपये देना है क्रेडिटर्स को और वो साथ में डिस्काउंट बोल रहा है 200 रुपया, 200 रुपया डिस्काउंट भी कर दीजिए। कितना रुपया पे करना है 4,800, यानी कि टोटल जो अमाउंट पे करना है आपको 4,800 प्लस में 3,500, यानी कि टोटल पेमेंट हो गया 8,300। तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट 8,300 और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
8300। तो बेटा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्रेडिटर्स 20,000 के टोटल थे, देखिए टोटल 20,000 के क्रेडिटर्स, और यहाँ बता रहा है कि जो क्रेडिटर्स 7,000 रुपये के हैं उन्होंने एक ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया 3,500 रुपये पे, और बाकी का पेमेंट चेक से कर रहे हैं। तो 7,000 रुपये में से 3,500 रुपये ऑफिस इक्विपमेंट से दे रहे हैं, 3,500 रुपये चेक से देना पड़ रहा है। और हमारे क्रेडिटर्स कितने के बच गए? 7,000 रुपये के क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो 30,000 के बच गए। 30,000 के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स डिबेंचर लेके जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये है, और उसी वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। तो 8,000 के क्रेडिटर्स और कम हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 5,000 के क्रेडिटर्स जो भी हमको पे करना है। और वो भी बोल रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स 200 रुपये के डिस्काउंट पे करना है, तो 200 रुपये और माइनस कर दीजिए डिस्काउंट का। तो अमाउंट कितना देना है अभी? 4,800, और यहाँ पे 3,500 देना था। टोटल अमाउंट मिलाकर इस क्वेश्चन में 8,300 देना है, इसलिए एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,003। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है टिपिकल प्रॉब्लम देख लीजिए। बैंक लोन दिया 7,000 रुपीज़ का, बैंकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक वर्थ ₹5,000 एट द सेम वैल्यू, मतलब जितने का स्टॉक था उतने की वैल्यू पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 7,000 में से 5,000 के तो बैंक लोन कम हो गए, तो बाकी जो बैंक लोन बचा वो 2,000 रुपये का बचा। 7,000 माइनस 5,000 उसका पेमेंट करना है कैश में, और जब पेमेंट करेंगे कैश में तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, 2,000 रिलायंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री हो जाएगी। 7,000 के बैंक लोन थे, उन्होंने स्टॉक जो है 5,000 रुपये के ले लिए, 5,000 की वैल्यू पे ही। तो जो बैलेंस बचा वो 2,000 का बैलेंस बचा, 5,000 माइनस में 7,000 माइनस में 5,000, तो 2,000 का जो बैलेंस बचा है वो आपका कैश में पेमेंट हो गया। तो यहाँ देखिए फर्म के जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, फर्म के पास 1 लाख रुपए की, और उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कर दिया कितने रुपए में? 11,500 रुपये में। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कितने उसके सरेंडर कितने रुपए पे किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी पॉलिसी कितने की थी। पॉलिसी सरेंडर करी तो 11,500 रुपये मिले, 11,500 मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 11,500 रुपया टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो है अमाउंट आ जाएगा बच्चों, ये जितना सरेंडर करते हैं उसको कंसीडर करना है, पॉलिसी का अमाउंट हमको नहीं देखना है। तो सरेंडर करने पे कितना रुपये मिला? 11,500 पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ देखिए सन्ड्री एसेट्स थे आपके 34,000 के, 34,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं। एक पार्टनर जो है सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है 28,800 पे, जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। तो सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी है जिसमें उसने डेब्टर्स क्या लेके गया, बुक वैल्यू ऑफ डेब्टर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर जो एसेट लेके गया, डेब्टर लेके गया, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? तो ये जो 28,800 है ये लिखेंगे इनटू में 100 लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो लेस है वैल्यू तो 100 माइनस जितना वैल्यू लेस है 10 वो नीचे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा 28,800 इंटू में 100 अपॉन में 90। तो 9 से करेंगे तो आएगा 9 3 2 तो 32,000 हो जाएगा। तो जो डेब्टर्स थे उनकी बुक वैल्यू जो थी वो 32,000 थी। 34,000 के टोटल डेब्टर्स थे, जो पार्टनर डेब्टर लेके गया है उसकी बुक वैल्यू है 32,000। तो रिमेनिंग डेब्टर्स कितने बच गए? रिमेनिंग डेब्टर्स हो जाएंगे आपके 2,000 के। 34,000 टोटल है डेब्टर्स, उसमें से 32,000 के
लेके चला गया तो रिमेनिंग डेब्टर्स बचे 2000 के, और वो जो है अनदर पार्टनर लेके गया 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे, तो 90% हो जाएगा 2000 का 90% हो जाएगा 1800। तो दूसरा पार्टनर जो लेके गया डेब्टर्स, वो लेके गया 1800 पे, एंट्री हमारी हो जाएगी जो पार्टनर लेके गए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले वाला जो पार्टनर लेके गया 28,800, फिर दूसरा भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई एसेट लेके जाता है, एसेट रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, दोनों को ऐड करके दिखा देंगे 30,600। तो ये जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, जब बोला जाता है कि 10% लेस देन बुक वैल्यू पे निकाल रहे हैं तो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बुक वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो जब निकालेंगे कैसे, जितना अमाउंट दिया है उतना लिख लीजिए 28,800, और फिर 100 अपॉन में जितना लेस पे लेके जा रहा है वो 100 में से माइनस कर दीजिए। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो बुक वैल्यू 32,000 आएगी। जब बुक वैल्यू हायर है तो देखिए ज़्यादा बुक वैल्यू आ रही है। तो 34,000 के टोटल थे, 32,000 के डेब्टर्स लेके चला गया, तो आपके डेब्टर्स कितने के बचे 2,000 के, और वो जो दूसरा पार्टनर लेके जा रहा है 90% पे 90% निकाल देंगे 2,000 का, वो आएगा 1800। 1800 जो है सेकेंड पार्टनर लेके जा रहे हैं, फर्स्ट पार्टनर 28,800 के लेके जा रहा है, टोटल रियलाइजेशन में आ जाएगा 30,600 रुपीज़। अब यहाँ देखिए फिफ्थ टिपिकल प्रॉब्लम में डेब्टर्स दिया आपको 48,400 और प्रोविज़न जो है लेस कर देंगे 2,400, तो ये अमाउंट हो गया नेट अमाउंट 46,000। तो जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेब्टर्स को तो हम लोग ट्रांसफ़र अलग करते हैं और प्रोविज़न को अलग से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वाली फिगर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए फिगर है डेब्टर्स 48,400 के। पार्टनर जो है डेब्टर्स लेके चला गया 40,000 के, तो 40,000 के जब डेब्टर्स लेके चला गया है पार्टनर, तो रिमेनिंग जो डेब्टर्स बचेंगे आपके, रिमेनिंग डेब्टर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 48,400 माइनस में 40,000 जो हो गया 8,400। अब ये जो रिमेनिंग डेब्टर्स है 8,400 के, तो हमने डेब्ट कलेक्शन एजेंसी को 50% पे दे दिए, मतलब इसका 50% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,200। तो 4,200 हमें डेब्ट कलेक्शन एजेंसी से मिल जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर लेके गया डेब्टर्स उसकी एंट्री अलग करेंगे, और जो डेब्ट कलेक्शन एजेंसी को हमने दिया डेब्टर्स उसकी एंट्री अलग से करेंगे। तो इन दोनों केसेस में अब देखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारे एसेट्स रियलाइज्ड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। क्रेडिट हो गया, पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर लेके गया और डेब्ट कलेक्शन एजेंसी ने हमको पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर लेके गया 34,400 पे, और डेब्ट कलेक्शन एजेंसी से हमें मिला 4,200, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर रियलाइजेशन के अंदर 38,600। ये हो गया आपका फिफ्थ टिपिकल प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, तो डेब्टर्स लेके जाता है, कितने पे लेके जाता है वो इम्पोर्टेंट है, 34,400, तो अमाउंट ये आएगा 34,400, और रिमेनिंग डेब्टर्स निकालने के लिए ये वाली फिगर को कंसिडर करेंगे 48,400 को। नेट अमाउंट को कंसिडर नहीं करते, ग्रॉस अमाउंट को कंसिडर करते हैं। तो 48,400 में से 40,000 चले गए, तो बचे कितने 8,400, उसका 50% जो है बुक वैल्यू पे हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 4,200 हो गया। ये पैसा मिलेगा 4,200 रुपीज़।
और बी आर सेटल्ड हो गए एट ए लॉस ऑफ 1400। तो बी आर जो दिया था बिल रिसीवेबल 37,400 का है, इसमें से 1400 लॉस हो गया। तो पैसा जो मिलेगा वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये लॉस पे बेचा है तो ये लॉस इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 36,000। अब यहाँ पे देखिए पार्टनर जो है एसेट लेके चला गया 38,000 पे, और उसने अपनी मिसेस का लोन भी पे कर दिया 9,000 पे। तो दो अलग अलग एंट्री कर दीजिए, इसकी अलग और इसकी अलग। तो जब एसेट लेके गया पार्टनर तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 38,000। और जो दूसरी एंट्री हो जाएगी जो उससे लायबिलिटी पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया इधर 7 तक। अब नेक्स्ट वाली टिपिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स दिया 80,000 का, डेब्टर्स दिए 34,000 के, और प्रोविजन दिया 4,000 का। तो नेट हो गया डेब्टर्स आपके 30,000 के। तो हमने पहले भी कहा है कि नेट का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए जो फिगर होती है वो 34,000। ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है 34,000, जो ग्रॉस है डेब्टर्स का वो इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ये बोला हाफ द डेब्टर्स वे रियलाइज 12,000, आधे डेब्टर्स 12,000 के रियलाइज हो गए। तो जो आधे डेब्टर्स रियलाइज हो गए तो रिमेनिंग डेब्टर्स आपके कितने के बच गए? रिमेनिंग डेब्टर्स बच गए इसका हाफ होता है 17,000। रिमेनिंग डेब्टर्स बच गए 17,000 के, और जो रिमेनिंग डेब्टर्स थे वो 25% क्रेडिटर्स को पे करने के लिए इस्तेमाल हो गए। तो जो क्रेडिटर्स थे 80,000 के, उसका 25% निकाल लेंगे। 80,000 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 20,000। 20,000 के क्रेडिटर्स चले गए, आपके साथ में आपका डेब्टर्स भी चला गया। इनको हमने ट्रेड ऑफ कर लिया डेब्टर्स के साथ। 17,000 के डेब्टर्स यहाँ पे खत्म हो गए। आधे डेब्टर्स आपने बेच दिए 12,000 में, आधे डेब्टर्स जो है क्रेडिटर्स को पे करने में खत्म हो गए। तो जो डेब्टर्स से रियलाइज हुआ बैंक में पैसा वो आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये से। तो ये 12,000 रियलाइज हो रहा है अमाउंट, ये बैंक अकाउंट में जाएगा 12,000 रुपीज़ से। और क्रेडिटर बाकी के डेब्टर्स क्रेडिटर्स से पेड ऑफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी नो एंट्री, वो एंट्री नहीं करनी है। मतलब 20,000 के जो क्रेडिटर्स थे उनको डेब्टर्स देके हमने ख़त्म कर दिया, और रिमेनिंग के क्रेडिटर्स जो है वो 2 महीने बाद पे करने थे। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो है रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो जाएंगे आपके 80,000 टोटल है, जिसमें से 20,000 रुपये के डेब्टर्स चले गए पहले, तो बचे आपके 60,000। तो रिमेनिंग डेब्टर्स जो है वो 60,000 के हैं, उनके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। लेकिन जो परसेंट है उसके साथ पर एनम दिया है, इसलिए जो है हमें 2 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 2/12 1,003। तो ये हो गया 1,000 रुपीज़। तो जो डिस्काउंट आया वो 1,000 रुपीज़ का आया। डेब्टर्स क्रेडिटर्स 60,000 के थे, 1,000 का डिस्काउंट लगाया तो क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 59,000 से। तो 60,000 के क्रेडिटर्स है टोटल, 1,000 का डिस्काउंट है, तो हम बैंक पे कितना पैसा जाएगा हमारे पास से 59,000। तो जो एंट्री करेंगे बेटा, इसकी एंट्री हम अलग कर देते हैं, इसकी एंट्री अलग कर देते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
12,000 to realization. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000, और इसका अलग कर देते हैं, इसका कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया? 59,000 से। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आधे डेप्टर्स, हाफ द डेप्टर्स रियलाइज 12,000, तो 34,000 टोटल है, हाफ हो गया 17,000। तो 17,000 के डेप्टर्स आपने 12,000 में बेच दिए, तो बैंक डेबिट हो गया 12,000 से, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 रुपीज़। और रिमेनिंग डेप्टर्स जो है आपने क्रेडिटर्स को दे दिए, तो उनकी एंट्री नहीं होती है। क्रेडिटर्स 25% के हैं, तो 80,000 का 25% निकाला, तो 20,000 के क्रेडिटर्स यहाँ सेटल्ड हो गए। तो बाकी जो क्रेडिटर्स बचे वो 60,000 के थे, उनको हम पैसा पे कर रहे हैं 2 महीने पहले, तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% पर एनम का। तो 10% डिस्काउंट निकाल लिया, पर एनम है, इसलिए 2 महीने पहले जो पेमेंट कर रहे हैं 2 महीने के हिसाब से हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा निकलेगा 1,000 रुपया। देना कितना है? 60,000, डिस्काउंट है 1,000, तो हम दे कितना रहे हैं? 59,000। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक दिया है 24,000 का। पार्टनर ने स्टॉक लेके गया टू कवर स्टॉक 40% ऑफ द स्टॉक। इतना परसेंट लेके गया 40%। पहले 40% कैलकुलेट कीजिए 24,000 का। 24,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9,600। 9,600 का स्टॉक लेके गया है, 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे 9,600 का। तो ये हो जाएगा 9,600 माइनस में 1920। जो ये वैल्यू लेके जा रहा है लेस देन 20% एंड बुक वैल्यू, तो इसका मतलब जो 40% पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसका 40% का जो अमाउंट आया उस पर 20% कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 7680। जो अमाउंट आया हमारा 7680 आया, इस वैल्यू पे लेके गया। पार्टनर जो स्टॉक लेके गया वो इस वैल्यू पे लेके गया। रिमेनिंग स्टॉक हमको निकालने हैं, रिमेनिंग स्टॉक पहले निकाल लेते हैं। रिमेनिंग स्टॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोटल स्टॉक 24,000 का है, इसमें से 9,600 के लेके चला गया, तो जो रिमेनिंग स्टॉक बचा आपका वो हो गया 14,400। ये जो है हमने सोल्ड कर दिया है द गेन ऑफ 10%, तो गेन निकाल लेंगे इसका 10%, 14,400 का, तो ये आएगा 1,440। तो जो सोल्ड किया उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 04815,840। ये हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया। ये पार्टनर लेके गया है इस वैल्यू पे, ये हमने सोल्ड कर दिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी जो पार्टनर लेके गया है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने रुपए पे लेके गया 7680, जितने रुपए पे लेके गया, तो ये एंट्री इसकी हो गई। अब इसकी एंट्री हमने सोल्ड कर दिया, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 15,840 टू रियलाइजेशन। हमने एसेट बेच दिया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा 15,840। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों की। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है 40% ऑफ द स्टॉक, जितना स्टॉक है उसका 40% कैलकुलेट कर लीजिए, फिर वो लेस देन बुक वैल्यू बोला है, तो लेस में माइनस हो जाएगा 20% ऑफ बुक वैल्यू, जितने की बुक वैल्यू थी। तो ये माइनस करके अमाउंट आया 7680 पे पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है एसेट, तो पार्टनर एसेट लेके जाएगा, उससे हम पैसा वसूल करेंगे, उसका अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम बेच रहे हैं, बाकी का रिमेनिंग निकाल दीजिए। टोटल ये 24,000
इतने का वो लेके गया 9600 का, माइनस किया, रिमेनिंग हो गया 14400। गेन में बेच रहे 10%, गेन कैलकुलेट कर लिया तो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 15,840। ये पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट, बैंक लोन है 60,000 का, पे कर रहा है टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो 60,000 है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 6% विद 1 ईयर इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट है तो 6/100 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3600। ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो जो पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, इसलिए पार्टनर का अकाउंट जो है आना चाहिए, पार्टनर का अकाउंट आना चाहिए, बैंक नहीं आएगा, पार्टनर का अकाउंट आएगा। पार्टनर पेड कर रहे हैं इसलिए पार्टनर का अकाउंट आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और यहाँ पे रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आएगा 60,000 और ये इंटरेस्ट 63,600, 63,600। तो जो टुगेदर विद इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए कि कितने पर एनम है। अगर मंथ्स के हिसाब से होता तो यहाँ पे हम इंटू करते हैं मंथ्स के हिसाब से। 2 महीने का इंटरेस्ट पे करता है तो 2/12 हो जाएगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा तो 3/12 हो जाएगा, ये ध्यान रखता है। और इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है तो जितना लोन का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ दीजिए, दोनों का अमाउंट जोड़ के लिख दीजिए। 11th जस्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डेप्टर्स दिया है 55,000, उसमें प्रोविजन है 2,000, तो नेट अमाउंट हो गया 53,000। तो नेट से हमें मतलब नहीं होता, हमें तो ग्रॉस से मतलब होता है। ग्रॉस डेप्टर्स कितना है 55,000। आपने बोला कि डेप्टर्स ऑफ 6,000 प्रूव्ड बैड, मतलब 6,000 के जो डेप्टर्स थे वो बैड डेप्ट हो गए। तो डेप्टर्स आपके कितने, ग्रॉस अमाउंट देखिए 55,000, तो पैसा कितना मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड जो होगा आपको वो कितना रुपया रिसीव्ड होगा? मिलने थे 55,000, इसमें से 6,000 जो है बैड हो गया तो मिलेगा कितना 49,000। तो एंट्री क्या करेंगे? जब भी पैसा मिलता है हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा मिलेगा तो बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, तो ये हो गया 49,000। तो ये इसके बाद नेक्स्ट वाला है, क्रेडिटर्स 80,000 के थे और स्टॉक 78,000 के हैं। तो क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 वाज पेड 3,000। कितना पे कर रहे हैं इसको? 3,000 पे कर रहे हैं। तो जितना पे करेंगे उतने की एंट्री हो जाएगी। जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। रिलायंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज़ जो पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, ये पहले एंट्री कर देते हैं। उसके बाद बोला है कि पार्टनर टू स्टॉक एट ₹4,000। पार्टनर जो है स्टॉक लेके चले गए 4,000 रुपये के, बिग 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो पार्टनर स्टॉक लेके गया तो उसका एंट्री हो जाएगा सेकेंड। जब पार्टनर को एसेट लेके जाते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए पे लेके गया? 4,000, 4,000। तो 4,000 हो गया। जितने पे लेके गया वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू क्या है हमें से इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो ये देखिए जो बैलेंस बचा स्टॉक का, जितना भी बचा होगा वो हमने क्रेडिटर्स को दे दिया फुल सेटलमेंट में। स्टॉक जो है क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई एंट्री हमने यहाँ पे नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन में 2 एंट्री करनी है। एक जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 3,000 रुपीज़ की, ये इंपॉर्टेंट है हमारा 3,000 रुपीज़। 3,000 की हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री कर देंगे बैंक रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
जब पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है 4000 का तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है जब कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है तो, और रिलायंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें रीता पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया एसेट्स रियलाइज करने के लिए। जो एसेट रियलाइज होंगे उस पर उसको 5% कमीशन मिलेगा, और जो एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन के वो रीता ही बियर करेगी। तब देखिए एसेट्स तो रियलाइज हुए, डेब्टर्स कितने के हुए 30,000 के, डेब्टर्स 30,000 के रियलाइज हुए हैं, प्लस में स्टॉक 26,000, प्लस में प्लांट 42,750, प्लस में इन्वेस्टमेंट 85% है 1 लाख का तो 85,000 हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, जो ये 85,000 है ये इन्वेस्टमेंट का रियलाइज हो रहा है, जो कि बुक वैल्यू 1 लाख है उसका 85% कैलकुलेट करेंगे तो 85,000 आएगा। उनको ऐड कर देते हैं 6 2 8 13 1 4 5 6 10 1,83,750। तो इसका जो है अब कमीशन कितना परसेंट रिसीव कर रहा है 5% कमीशन, तो अब कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन 5% निकालेंगे 1,83,750 का, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 1 16 8.50। इतना अमाउंट जो है उसको कमीशन में मिलेगा। कमीशन कैलकुलेट कर लिया, 5% है उसको कमीशन इतना मिलना चाहिए, और जो भी रिलायंस एक्सपेंसेस होंगे वो जो है रीता ही बियर करेगी। तो ये जो एक्सपेंसेस है रिलायंस का 4100, इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे ये हो जाएगा नो एंट्री, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं रिलायंस के 4100 हो रहे हैं, लेकिन ये बियर कौन कर रहा है, रीता बियर कर रही है, तो रीता ही इसको पेमेंट करेगी, इसका हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। एक कंटीजेंट लायबिलिटी है बिल डिस्काउंटेड की, इसकी पेमेंट हमको करनी पड़ेगी 9,800 की। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रीता को कमीशन पे कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी रिलायंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हो रहा है रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर को कमीशन मिल रहा है इसलिए रीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा, कितना कमीशन मिल रहा है 950.50, 918.50। ये तो पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री जो है, आप जो कंडीशन लायबिलिटी पे करनी है बैंक को पे करना होगा, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और रिलायंस अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया पे कर रहे हैं बैंक को 9,800, तो 9,800 आ जाएगा। तो इसमें दो एंट्रीज आएंगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। 5% कमीशन बोला ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हम बेचेंगे उसको टोटल कर देंगे। जैसे हमने डॉक्टर्स बेचा, स्टॉक बेचा, प्लांट बेचा, और इन्वेस्टमेंट 85% है बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 85% 85,000 होता है, तो इन्वेस्टमेंट हमने 85,000 निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट रियलाइज्ड हो गया 1,83,750। कमीशन 5% है, हमने 5% कमीशन कैलकुलेट किया, 918.50 आएगा। तो ये जो है अमाउंट पे कर देंगे, हमने रीता को देना है, तो रीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा, जब ये रिलायंस एक्सपेंसेस होंगे इसकी कोई एंट्री हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो रिलायंस एक्सपेंसेस है ये रीता बियर कर रही है, तो इसीलिए अब हमको इसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी थी, पहले बिल डिस्काउंटेड कराया था हमने बैंक के साथ, वो मेटेरियलाइज्ड हो गया, मतलब उसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा। हमने 9,800 पेमेंट कर दिया। जब भी पेमेंट करेंगे टू बैंक होता है और रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाता है, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू। देखिए विनीत एंड योगेश पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे मिसेस विनीत लोन है, ये मतलब वाइफ का लोन है। पार्टनर विनीत है तो उसकी वाइफ का लोन जो है
एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। और योगेश जो है पार्टनर है, तो ये पार्टनर का लोन हो गया, दिस इज पार्टनर्स लोन। ये जो है पार्टनर का लोन हो गया। तो सबसे पहले जो है आउटसाइडर का एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड करते हैं, फिर बाद में जो है पार्टनर का लोन पे करते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी दिया है। जब इन्वेस्टमेंट दिया होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया होता है, तो ये जो फंड है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपका जो है रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया। और इधर जो है आपका टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफर हो जाएगा। जितना दिया हुआ 30,000 तो 30,000 अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। जब ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो रिजर्व या फंड होता है वो भी रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया हमने, जब एसेट दिया हो, एसेट ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड पे ट्रांसफर होता है एसेट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस, तो इसका फंड भी ट्रांसफर हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000। जब एसेट ट्रांसफर किया रिलायंस अकाउंट में, तो उसका जो रिजर्व है वो भी ट्रांसफर होता है रिलायंस अकाउंट के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर कर दिया, उसका फ्लक्चुएशन फंड भी हमने ट्रांसफर कर देना है। ये लायबिलिटी नहीं है, ये आपको पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये लायबिलिटी नहीं है, इसको हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसको हमने ट्रांसफर किया है सिर्फ रिलायंस अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया है इसलिए उसका फंड या रिजर्व भी ट्रांसफर होगा। एसेट ट्रांसफर हुआ तो साथ में फंड या रिजर्व भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी नहीं है जिसको पे करना है, इसको आपने पे नहीं करना है। अब देखिए क्या बोला, विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस विनीत लोन। जो प्रॉमिस टू पे मिसेस विनीत लोन यहाँ तक एक कर दीजिए। इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं। जब विनीत पे कर रहा है, कोई लायबिलिटी पार्टनर लेके जाता है, तो पार्टनर का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाता है विनीत कैपिटल अकाउंट, और रिलायंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। कितने की है उसका लोन, मिसेस विनीत लोन दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 हो जाएगा। और उसके बाद वो बोला है कि टू कवे स्टॉक लेके गया 20% डिस्काउंट पे, स्टॉक लेके चला गया 20% डिस्काउंट पे, तो स्टॉक है 80,000 का, उसका जो है 20% निकाल लेते हैं, 16,000 हो जाएगा। तो जो वैल्यू है स्टॉक की वो हो जाएगी 64,000। मतलब पार्टनर स्टॉक लेके गया 64,000 पे, एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट रियलाइज्ड हो गए, इसलिए जो है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, 64,000 आएगा, यहाँ भी 64,000 कर देंगे। तो ये एंट्री हो गई इसकी। डिस्काउंट पे लेके गया 20%, 20% स्टॉक में से माइनस कर दीजिए, अमाउंट आएगा जो 64,000 वो यहाँ पे लिख देंगे। विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट को टेक ओवर कर रहा है। अब नेक्स्ट आइए दूसरी वाली एडजस्टमेंट। योगेश टू कवर 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, उसका 90% 90,000 हो जाएगा, और वो जो है 10% डिस्काउंट पे लिया तो 10% इसका 9,000 हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी 81,000 आएगी। यानी कि जो योगेश है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 81,000 पे,
तो अब यहाँ पे एंट्री कर देंगे योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $81,000। एसेट जब भी पार्टनर लेके जाता है, पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, एसेट रियलाइज्ड हो रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला, सुनील डेप्टर था, उसको कितने 50,000 रुपये देने थे। उसको ये पैसा जो है 3 महीने बाद पे करना था। ये 50,000 रुपये 3 महीने बाद पे करना था रिजोल्यूशन के, लेकिन वो अभी पे कर रहे हैं इमीडिएटली, तो इसलिए जो है उसको 5% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो जो 50,000 के हैं आपके डेप्टर्स, 50,000 का कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 पे जो डिस्काउंट मिलेगा 5%, वो 3 महीने का मिलेगा। 3/12 4 125, मतलब 625 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ 50,000 पे 3 महीने का 5% के हिसाब से, तो वो हुआ 625। तो अमाउंट जो रियलाइज होगा 50,000 रुपया माइनस में 625, पैसा मिलेगा 49,375। ये आपको पैसा रियलाइज हो जाएगा। और बाकी के डेप्टर्स फुल कलेक्ट हो रहे हैं। तो बाकी के डेप्टर्स जो है कितने हैं नहीं दिए हैं यहाँ पे। तो सपोज कर देते हैं यहाँ पे डेप्टर्स जो है, बाकी के डेप्टर्स जो है 1 लाख रुपीज़ टोटल कर देते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ में से 50,000 जो है यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, 50,000 का इतना रुपया मिल रहा है। बाकी के डेप्टर्स पूरे रियलाइज हो रहे हैं, तो प्लस कर दीजिए 50,000, तो पैसा आपको मिलेगा 99,375। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जो पैसा मिलेगा वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये अमाउंट आ जाएगा 99,375। तो बच्चों ये हमारा सारी एडजस्टमेंट जो टिपिकल एडजस्टमेंट थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। फिर से देख लेते हैं विनित का जो एक एंट्री और बच गया यहाँ पे, विनित लोन अकाउंट, जो पार्टनर का लोन अकाउंट है उसकी एंट्री हमको करनी है। इसकी एंट्री भी हम लोग कर देते हैं। पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो हमने पे करना है, तो ये बैंक के थ्रू होता है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा योगेश लोन अकाउंट, योगेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया देना है देखिए, विनित योगेश का लोन 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ पे कर देंगे। पार्टनर का लोन भी पेड होता है। तो ध्यान रखिए, जो मिसेस का लोन था वो पहले पे होगा, लेकिन मिसेस का लोन जो है विनित पे कर रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग कर देंगे। विनित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई लायबिलिटी लेके जा रहा है पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया टू विनित कैपिटल अकाउंट। फिर विनित जो है स्टॉक लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, जितने का स्टॉक है 20% कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए, 64,000 आएगा। तो एंट्री हो जाएगी विनित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। विनित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 स्टॉक लेके गया। ये वाली एंट्री स्टॉक के लिए है, जो स्टॉक में लेके गया, और ये वाली एंट्री मिसेस के लोन के लिए। उसके बाद देखिए योगेश का लोन है, इसका पेमेंट करना है। ये योगेश लोन अकाउंट के लिए है, जो लोन डिस्चार्ज कर रहे हैं। योगेश का लोन भी हमको डिस्चार्ज करना है, भले कुछ बोला हो चाहे नहीं बोला हो। पार्टनर का लोन भी डिस्चार्ज होता है बैंक के थ्रू। और ये जो है 81,000 ये इधर से आएगा। योगेश टू कवे इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट लेके गया उसके लिए एंट्री है ये एंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए है। 90% लेके गया 10% डिस्काउंट पे, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। 1 लाख रुपए का जो है हम लोग करेंगे एंट्री।
₹1,00,000 का 90% आएगा 90,000, उसका 10% डिस्काउंट पे लेके गया 9,000, तो अमाउंट आया 81,000। 81,000 से एंट्री कर देनी है। फिर ये सब हो गया। इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 का है, फ्लक्चुएशन फंड भी 30,000 का है। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो साथ में उसका फंड भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा और ये पेमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं है जिसको पे किया जाए, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है ये। एक डेप्टर था सुनील, 50,000 के डेप्टर्स थे, लेकिन वो 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी, उसने अभी तुरंत ही पेमेंट कर दिया है। उसको 5% का डिस्काउंट दिया, तो 5% डिस्काउंट निकाल रहे हैं 50,000 पे, 3 महीने का निकालेंगे। 5% पर एनम है यहाँ पे, 5% पर एनम है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे 3 महीने का निकाला। अगर पर एनम नहीं होगा तो 3 महीने का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5% निकाल देंगे। तो अमाउंट कितना रुपये मिलेगा, डिस्काउंट का माइनस करके अमाउंट 49,375 मिलेगा। और टोटल डेप्टर्स हमारे 1 लाख के हैं, तो 1 लाख में से 50,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए, और बाकी के जो डेप्टर्स थे वो पूरे के पूरे कलेक्ट हो रहे हैं। तो 50,000 पूरे कलेक्ट हो रहे हैं, तो हमारी टोटल कलेक्शन आएगी 99,375। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, ये डेप्टर्स के लिए एंट्री होगी। ओके बच्चों, हमारा रिजोल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या मेरे मेल पे भी सेंड कर सकते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम।